1953 के बीच का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना जाता है। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग किए गए। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऐड हुए, बना इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करती थी, फॉलोइंग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स। लॉ मेकिंग को एक डिस्टिंक्ट फंक्शन माना गया, जिसमें स्पेशल प्रोसेस जरूरी था। सेकेंड है वो है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। इंडियंस के लिए भी कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ओपन हुई। मैक्वेली कमिटी 1854 में अपॉइंट हुई इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। थर्ड है वो है कंपनीज रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस बार फिक्स्ड पीरियड मेंशन नहीं हुआ, जैसे पहले चार्टर एक्ट्स में होता था। टेरिटरीज अब इन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन रखी गई। क्लियर इंडिकेशन था कि पार्लियामेंट चाहे तो कभी भी कंपनी रूल खत्म कर सकती है। देन वी हैव लोकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 6 न्यू मेंबर्स में से 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, जो कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा द्वारा नॉमिनेट किए गए। सिग्निफिकेंस की अगर बात की जाए तो पहला स्टेप था टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, लेट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ओवर कंपनी और स्ट्रॉन्ग हो गया। इसने फोरशैडो किया एंड ऑफ कंपनी रूल को। ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था, जहां से इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ और कंपनी रूल का एंड नजर आने लगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, इनेक्टेड आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट के बाद शुरू हुआ। 1857 के रिवॉल्ट को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और सिपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके मतलब इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था। सारे पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, टेरिटरीज एंड रेवेन्यू डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए गए ब्रिटिश क्राउन पे। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला है क्राउन रूल इन इंडिया। इंडिया को गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल चेंज होके हुआ विसरॉय ऑफ इंडिया। विसरॉय का मतलब होता है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश काउंसिल। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के जो सबसे पहले विसरॉय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों अबॉलिश कर दिए गए। नेक्स्ट है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक नया ऑफिस क्रिएट हुआ जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोला जाता है। इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट वी हैव काउंसिल ऑफ इंडिया। 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो काउंसिल के चेयरमैन भी होते थे। फिफ्थ है वो है लीगल कॉर्पोरेट बॉडी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को बनाया गया एक बॉडी कॉर्पोरेट। इसके पास पावर थी टू स्यू एंड बी स्यूड इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में शुरू हुआ डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन, मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इस एक्ट का मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को इंप्रूव करना इन इंग्लैंड, नॉट ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1861, 1892 एंड 1909।
बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश को फील हुआ कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना जरूरी है। इस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन के पार्ट के रूप में 3 इंपॉर्टेंट एक्ट्स पास किए गए। सबसे पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इनमें से 1861 एक्ट को माना जाता है एक लैंडमार्क इन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब हम एक एक करके इस तीनों एक्ट को समझेंगे कि इस तीनों एक्ट में क्या क्या चेंजेस है और इनके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के फीचर के बारे में। सबसे पहला फीचर है बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। पहली बार इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। विसरॉय को पावर मिली कि वो इंडियंस को नॉमिनेट करे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन एक्सपेंडेड काउंसिल। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। नेक्स्ट है स्टार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज को दोबारा लेजिस्लेटिव पावर्स दिए गए। ये एक रिजर्व स्टेप था अगेंस्ट अर्लियर सेंट्रलाइजेशन 1773 से 1733 से 1833। इस पॉलिसी ऑफ डिवॉल्यूशन ने आगे जाके लीड किया टू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जो कि हुआ 1937 में। नेक्स्ट है वो है न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। प्रोविजन था नए लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना। बंगाल में हुआ 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ 1866 में और पंजाब में हुआ 1897 में। फोर्थ है वो है रूल्स एंड पोर्टफोलियो सिस्टम। विसरॉय को एम्पावर किया गया रूल्स फ्रेम करने के लिए फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। दिया गया स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन फॉर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1859 बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। मेंबर्स को स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के चार्ज दिए गए और उन्हें ऑथराइज किया गया टू इशू ऑर्डर्स। नेक्स्ट है वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। विसरॉय को एम्पावर किया गया टू इशू ऑर्डिनेंसेस इन इमरजेंसीज। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती थी 6 मंथ्स बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अप्रूवल के। ये एक्ट एक माइलस्टोन था क्योंकि इसने इंडिया को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एंट्री दी, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के लिए बेस क्रिएट किया गया। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला है वो है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर